द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनाक्षी। शो है बात भारत की। भारत में एक साथ लगातार बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। कुछ चीज़ों पर हमारा ध्यान लगातार जाता है और कुछ चीज़ें अनदेखी रह जाती हैं। एक अनदेखी चीज़ जो हमेशा से भारत के समाज में मौजूद रही वो है भेदभाव। हम बात तो करते हैं लेकिन वो भेदभाव बना हुआ है। इस भेदभाव ने पिछले 10 वर्षों में और भी खराब शक्ल ले ली है, जहाँ ये सांप्रदायिक भेदभाव तक आ पहुँचा है। बीते 6 दिसंबर को जब बाबरी विध्वंस की बरसी थी, तब लगातार एक वर्ग कह रहा था कि इस दिन को याद रखना चाहिए। इस दिन ने जो देश की राजनीति है, देश का समाज है, उसे बदल दिया। लेकिन वहीं एक दूसरा वर्ग था जिसे लग रहा था कि ये जख्म को कुरेदने जैसा है, वो जख्म जो भर चुका है। आज स्टूडियो में मेरे साथ दो मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि बाबरी विध्वंस से बदला क्या था। मेरे साथ हैं द वायर के फाउंडिंग एडिटर सिद्धार्थ वरराजन। सर, आपका स्वागत है। साथ ही हैं वरिष्ठ पत्रकार निधीश त्यागी। सर, आपका स्वागत है। ये पहला सवाल मेरा आप दोनों से ही है। जिस तरह से देश की राजनीति बदली 1992 के बाद में, उसमें आज भी एक वर्ग कह रहा है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मामला पटाक्षेप हो गया है और चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, तो अब ये ज़ख्म को कुरेदना नहीं चाहिए। आप दोनों इस पर क्या सोचते हैं कि क्या ये किसी ज़ख्म को कुरेदने जैसा है? देखिए, ज़ख्म जो है किसी भी तरह से अगर आप इसका विश्लेषण करेंगे तो ये ज़ख्म भरा नहीं है। और इससे ज़्यादा मैं आपको क्या जो है एविडेंस दूँ। अब सुप्रीम कोर्ट का वही फैसला आप देख लीजिए, जहाँ पे मेरी नज़रों में गलत फैसला था, जहाँ पे ज़मीन जो है वो उन लोगों को सौंपी गई थी जिन्होंने मस्जिद को तोड़ा। लेकिन उसी फैसले में स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि बाबरी मस्जिद का जो 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 क्राइम जो डेमोलिशन था, जो उसका उसका वहाँ पे जिस तरह से तोड़ा गया 1992 में, बल्कि 1949 में जिस तरह से गलत तरीके से मूर्तियां वहाँ पे रखी गई, वो भी, ये दो जो हैं क्राइम्स हैं। और सुप्रीम कोर्ट बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता है। तो सवाल उठता है कि अगर कोई ऐसा क्राइम है, कोई ऐसा जुर्म है, जुर्म जो है, हम ओनली देन हम कह सकते हैं कि ये जख्म जो जुर्म से जुड़ा हुआ, ये जख्म भर चुका है, अगर उस जुर्म को लेके मुकदमा चलता है और जो गुनहगार लोग हैं उनको सजा मिलती है। तोड़ने वाले के खिलाफ मुकदमा तो चली, लेकिन मुकदमा जो है वो 20-25 साल तक खींची गई। प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी 2014 के बाद जो सीबीआई ने, जहां, और मैं खुद इस चीज़ को रिपोर्ट कर चुका हूँ, सीबीआई ने जो है खुद उस केस को सैबोटाज किया, और जो फाइनली ट्रायल कोर्ट में जो नतीजा निकला, सब के सब जो है उनको बरी कर दिया गया। तो अगर हम मान भी लें कि गलत लोगों के खिलाफ मुकदमा फाइल किया गया और कोर्ट ने सही तरीके, मतलब सही जो उनका फैसला, उनको बरी करवाया, लेकिन टूटा तोड़ा तो गया था। सीबीआई क्यों नहीं अपील में जा रहा है? सीबीआई क्यों नहीं कोई कोशिश कर रहा है कि फिर आप सही मुजरिमों को पकड़ो? तो ये मतलब कि प्रशासन जो, या मोदी सरकार है, ये नहीं चाहती कि उस जुर्म के जो जिम्मेदार लोग हैं इनको कोई सजा मिले। तो अगर ये हकीकत यही है तो जख्म कैसे भरेगा? जख्म तो अभी मुझे लगता है कि और जो है उसको सरकार उसको गहरा बना रहा है, उसको खुरेद रहा है। और जो लोग याद दिला रहे हैं देश को कि भाई 1992 में क्या हुआ, गलत हुआ, एक हमला था हिंदुस्तान के इतिहास पे, हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स पे, हिंदुस्तान के कल्चर पे, इनको कोई कैसे कोस सकता है? सवालिया निशान तो सरकार के खिलाफ उठना चाहिए कि भाई आप क्यों नहीं इस मामले को रिजॉल्व करते हैं एक लीगल, मॉरल, प्रॉपर तरीके से, जो आप नहीं करना चाहते। सर, आप इस पर क्या कहेंगे? तो 92 में जब ये हो रहा था तो मैं उस समय एक न्यूज़ डेस्क पे था एक अखबार की, और तब लाइव टीवी नहीं था, और हम लोग तो वो फ्लैश एक आ रहा था, एक फ्लैश करके आया था कि टिकर पे पहला था। गुंबद, हाँ, हाँ, हाँ। रहा, और पहला गुंबद ढहा, दूसरा गुंबद ढहा, और हम लोग एक सन्न थे पूरी तरह से देखते हुए, जो कि होता हुआ दिख रहा था। उसके पहले दंगे हुए थे, उसके पहले एक पूरा एक पृष्ठभूमि थी। पर वो उस समय जो लोग भारतीय जनता पार्टी के थे, संघ के लोग थे, अडवाणी जी खुद उसमें थे, तो वो कह रहे थे कि एबेरेशन है, ये हमारे कंट्रोल से बाहर निकल गया, और उन्होंने उसको लेकर एक सच्ची झूठी अपोलॉजी भी दी। और फिर उसके बाद 2002 हम देखते हैं, उसके बाद हम अभी जब मंदिर बन गया वो देखते हैं, अदालत का फैसला देखते हैं। और इस बीच मेरे ख्याल से मुसलमानों का जीना इस देश में लगातार पहले से अधिक कहीं दूभर होता जा रहा है। और वो जो बात थी कि
अब ये इसके बाद क्लोजर हो गया, अब इसके बाद उन्होंने कहा ऑन रिकॉर्ड कि मथुरा काशी के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, अब आगे हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, पर हम रोज देख रहे हैं कि हर जगह बुलडोजर चल रहे हैं, ये सब हो रहा है। तो ये एक तरह का झूठ लोगों में थोपा गया और उसमें सरकार, एक तरह से अदालतें, सरकारी एजेंसियां और मेरे ख्याल से एक बड़ा हिंदू वर्ग उस जुर्म में शरीक हो गया, जो कि मेरे ख्याल से 92 से जो शुरू हुआ था इस देश में, और वो सब इसमें हम सब शामिल हैं एक तरह से इसको, इस पूरे तकलीफ जो हम उनको देख रहे हैं। कल ही मैं असद अशरफ से बात कर रहा था और वो 5 साल के थे जब ये सब हुआ था, और उसके बाद वो बताते हैं कि उनकी लाइफ क्विंट में लिखा है, उसी के बारे में मैंने उनसे बात की थी। तो वो मतलब इस समझ पाना कि हर एक मुसलमान बच्चे के, लड़की के, जो उस समय से लेकर अभी तक आए हैं, 33 साल हो चुके हैं, लगभग एक नई पीढ़ी बनी है, उस पीढ़ी के लिए एक पूरा ये एक बहुत तकलीफ देह चीज़ है, और उसको हम शायद देख समझ पा ही नहीं रहे होते हैं, और सरकार उसको वेपनाइज कर दिया। उन्होंने जो एबरेशन जिसको कह रहे थे, अब वो एक तरह से वेपनाइज करके एक टेम्पलेट बन चुका है लोगों को तंग करने का। वो हम असम में होता हुआ देख सकते हैं, वो अब वो हर जगह है, और वो एक नया नॉर्मल है जिसके बीच में हम सबको जीना पड़ रहा है, और उनको ज़्यादा मुश्किलों में जीना पड़ रहा है इसको लेकर। जी, इसी के बीच एक दूसरी सूरत है जहाँ पर जो भाजपा है और भाजपा की सरकारें हैं, भाजपा के ऑफिशियल हैंडल्स से बहुत सारे जो उसके समर्थन करने वाले जो संगठन हैं, उन लोगों ने 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाया था। इसके साथ ही राजस्थान की सरकार में शिक्षा मंत्री ने कहा था कि स्कूलों में मनाया जाएगा, लेकिन उसके ऊपर विरोध हुआ, उसके बाद वो आदेश वापस ले लिया गया एक दिन के अंदर ही। जब आप शौर्य दिवस के तौर पे उस दिन को सेलिब्रेट कर सकते हैं, तब अगर कोई उसे नेवर फॉरगिव नेवर फॉरगेट कहता है, तो इसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए? आपत्ति तो इस बात को निकल पे कि अगर मैं आई लव अल्लाह कह रहा हूँ तो उससे आपको दिक्कत है, तो हम तो इस जगह पर हैं जहाँ पे मतलब किसी चीज़ का कारण, उसमें इंसाफ की बात ढूंढना, उसमें सच ढूंढना, वो अपने आप में एक मिथ, अब रियलिटी है। रियलिटी एक तरह की कुछ और चीज़ हो चुकी है। अगर आप 6 दिसंबर को याद करना चाहते हैं तो हमारे तरीके से करिए, आप शौर्य दिवस कहकर याद कर सकते हैं, लेकिन आप नेवर फॉरगिव नेवर फॉरगेट जो कहा जा रहा है, और आप उससे एक और जो दूसरा पहलू इसमें देखने को मिलता है कि इस चीज़ से जब आप शौर्य दिवस कह रहे हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, पर इतनी बुरी तरह से उस पर हमले नहीं देखे जाते, लेकिन जैसे ही आपको दूसरी तरफ से दिखाई पड़ता है, तब आपको वो चीज़ एकदम इनवैलिड लगने लग जाती है। नहीं मीनाक्षी, जो सबसे ज़्यादा मुझे हंसी इस बात पे होती है, हंसी, रोना भी आता है, हंसी भी आती है, कि सही मायने में दिसंबर 6 को अगर आप कोई खिताब, कोई टाइटल आप देना चाहते हो, और आप मतलब हिंदुत्व के हवाले से, तो ये कायरता दिवस है। क्योंकि जिस अपराध को आप चोरी छुपे तरीके से, आप कोर्ट में झूठ जाके बोल के आप सरकार को गलत आश्वासन देते हैं, वहाँ पे आप जाके इतना ख़तरनाक जो है गंभीर क्राइम को आप अंजाम देते हैं, और अंजाम देने के बाद आप कहते हैं अरे ये तो हमने नहीं किया, हम पूरी तरह से इसको रोकने की कोशिश में थे, लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी, और बाद में आपके जो चीफ्टन हैं, जो चीफ हैं इनके, LK अडवाणी जो वहाँ पे स्वयं मौजूद थे, मुरली मनोहर जोशी जी वहाँ पे मौजूद थे, बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद थे। अडवाणी जी का बयान है कि ये सबसे दुखद जो है मोमेंट था मेरी लाइफ में, और तो ये कैसे आप इसको शौर्य दिवस कह सकते हैं? मतलब आपने अपराध भी किया, फिर आप उससे हाथ धोना चाहते हैं, उसका फायदा भी उठाना चाहते हैं, तो आप उस चीज को ओन अप नहीं कर रहे हो। और मैं कहता हूं कि अगर वाकई शौर्य दिवस है आपके लिए, तो आपको जाके कचहरी में आपको बयान देना चाहिए था कि जी हाँ, हम मौजूद थे, हमने उसको तोड़ा, सजा दीजिए जो आप देना चाहते हैं। मतलब कि आप अक्सर जो है ये लोग कहते हैं कि ये सेकंड फ्रीडम स्ट्रगल था, है ना। ये भी टाइटल आपने सुना होगा, हिंदुत्व वाले कहते हैं कि लिबरेशन ऑफ सो कॉल्ड राम जन्मभूमि, ये एक सेकंड फ्रीडम स्ट्रगल है। तो फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल में जो लोग जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी, उन्होंने कभी अपने संघर्ष से, अपने एक्टिविटी से उसको छिपाने की तो कोशिश नहीं की ना। शहीद भगत सिंह ने कोर्ट में ये तो नहीं बोला कि भाई मैंने तो बम नहीं फेंका, मेरा इरादा नहीं था। मतलब कि अगर आप वाकई शौर्य हैं, शौर्य दिवस मनाना चाहते हैं, तो आप इकबाल जुर्म कीजिए। ये इकबाल जुर्म नहीं करना चाहते, ये कहते कि जी हमने तो नहीं किया, लेकिन तो ये मतलब ये
एक वूंड पे नमक छिड़कने वाली बात है। और जैसे निधि जी ने कहा कि ये एक प्रयास है कि जो हिंदू पॉपुलेशन है, जो दिसंबर 6 1992 के अपराध में शामिल नहीं था, उस मस्जिद को अगर जिन लोगों ने तोड़ा वो हिंदुत्व संगठन से जुड़े हुए लोग थे, उनके लीडर्स थे। लेकिन ये कोशिश की जा रही कि उस अपराध में हम सबको, जो हिंदू हैं, सब हिंदुओं को उसमें शामिल किया जाए। तो ये मुझे लगता है कि आम हिंदू को इस बात खड़े होके इस बात को नकारना चाहिए कि इसमें शौर्य कहीं से, शौर्यता जो है, ब्रेवरी कहीं से मुझे ये तो कायरता है, जो हुआ अपराध हुआ। और मुझे लगता है कि कोर्ट का जो वो फैसला, जहाँ पे तोड़ने वालों को जो है जमीन दी गई, शायद इतिहास में पहली दफा हुआ जहाँ पे कोर्ट इस तरह का फैसला सुनाता है कि भाई आप मान भी रहे हो कि जो मतलब तोड़ना नहीं चाहिए था, जो गलत था, और आपने उन्हीं लोगों को जाके जमीन दे दी ताकि वो वहां पे अपना मंदिर बना ले, बीजेपी वाले अपना मंदिर बना ले। तो मुझे लगता है कि ये एक फेस्टरिंग वुंड है इंडियन सिविलाइजेशन पे। हाँ, इसका पहला असर विदाउट अ डाउट मुसलमानों पे पड़ा है, और सबसे ज़्यादा जो है असर, सबसे ज़्यादा चोट, सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है कि एक फीलिंग ऑफ इंजरी हिंदुस्तान के मुसलमानों को तो हुआ ही है। लेकिन साथ साथ आप इस बात को मान लीजिए कि हिंदुस्तान का जो कल्चर है, हिस्ट्री है, हमारी जो डेमोक्रेसी है, हमारा जो पॉलिटिकल भविष्य है, वो इस चोट से अपने आप को नहीं बचा सकता है, बल्कि हम लोग भी एक वुंडेड सोसाइटी बन गए उस अपराध की वजह से। जी, इसके साथ एक जो चीज़ है, हम लगातार देख रहे हैं कि जो फाँक वहाँ से क्रिएट हुई थी, जो दरार पड़ी थी उससे, वो केवल गहरी होती गई है। उसके बावजूद हम देखते हैं आज भी कहा गया कि कोर्ट का फैसले का लगातार हवाला दिया जा रहा है। जिस वर्ग की मैं बात कर रही हूँ जो पिछले हफ्ते बहुत नाराज़ था, वो लगातार अपनी बहस में कोर्ट के फैसले का हवाला देके कह रहा था कि इसका पटाक्षेप हो चुका है। और ये बहुत कन्वीनियंटली वो इसको नज़रअंदाज कर देते हैं कि कोर्ट भी मान रहा है कि जो डिमोलिशन हुआ था वो गलत है। तो चीज़ों को अपने पक्ष में मैनिपुलेट करके हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, जो हुआ था वो बहुत पराक्रम था, बहुत ब्रेवरी की चीज़ थी। उसके साथ हम ये भूल जाते हैं कि एक वर्ग जो हमारे देश के नागरिक हैं, उनके साथ जिस तरह की भेदभाव लगातार हो रहा है। पिछले 10 सालों में असद की जिस रिपोर्ट का आपने हवाला दिया, उसमें असद ने बिल्कुल क्रोनोलॉजिकली बताया है कि उनके साथ वो जिस तरीके का व्यवहार, बतौर सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक दूसरे धर्म को मानते थे, हुआ, उनको अपशब्द कहे गए, वो केवल जब मैंने उसे पढ़ा तो शायद केवल मुझे असद की जर्नी नहीं लगती है, वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने साल दर साल जो सामने आकर लिख रहे हैं। ऐसे में हम उस पूरे वर्क को नज़रअंदाज कर रहे हैं अपने सो कॉल्ड पराक्रम या शौर्य के पीछे। ये किस तरह की तस्वीर बनती देख रहे हैं हम? वो तो खैर तकलीफ बहुत ज़्यादा है ही, क्योंकि मतलब जाहिर तौर पे असद और असद से पहले उसको वो अपने पिता के बारे में बात करते हैं, जिसमें कहते हैं कि वो एक बैंक में काम करते थे और ट्रांसफरेबल जॉब था और अलग जगह जाते, कभी क्रिश्चियन स्कूल में थे, कभी डीएवी में भी पढ़े हैं वो। तो उसमें वो कहते हैं कि जब वो मरे 2021 के कोविड के दौरान उनकी डेथ हुई, तो वो जिस नेहरूवियन भारत को पे यकीन और फख्र करते थे, वो बहुत मायूस होकर उनकी मौत हुई। तो दूसरी बात इसमें जो है ना, ये हिंदुओं की सवाल एक्चुअली हिंदुओं पे ज़्यादा है। हम ये बात तो बहुत करते हैं मुसलमानों को तकलीफ हो रही है, पर ये तकलीफ हिंदुओं को क्यों नहीं हो रही, ये ज़्यादा बड़ा सवाल है। क्योंकि एक और सवाल ये भी है जो मैं अक्सर पूछता हूँ लोगों से, कि अयोध्या के जिस कहानी पे सब कुछ आधारित है, उसमें से कौन सा चरित्र है जो खुश था। हम किसी को फॉलो करने जाते हैं तो हम सोचते हैं कि चलो वो हमको समृद्धि देगा, वो हमें खुश करेगा, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस एक जिसको हम बात कर रहे होते हैं। अयोध्या में, पूरी रामायण में एक भी चरित्र ऐसा नहीं है जिसको हम बोले कि वो प्रसन्न था, मुदित था, खुश था, हंस रहा था। सब जो है दुख के बड़े बड़े किस्से हैं, और उसको अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो वो भी क्यों करते हैं, तो इसका जवाब लोगों के पास अक्सर नहीं होता। और इसलिए भी फिर इस बात को हम फिर भी बिलीफ पर छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग तमाम तरीके पर जब ये कलेक्टिव बिलीफ बन जाता है, इमेजिनरी मेमोरी की बात है ना। अयोध्या का जो पूरा मामला है वो, और ये पूरा राम मंदिर बनाना और मस्जिद को ढहाना, एक इमेजिन्ड मेमोरी है ये, जिसको जैसे वो रुश्दी की किताब इमेजिनरी होमलैंड, तो हम एक कल्पना में एक स्मृति बना रहे हैं, और उस स्मृति को में प्राण प्रतिष्ठा करके एक इमारत को गिराते हैं और एक नई इमारत बनाते हैं। और वो भी अपने आप में बहुत सारे सवाल हैं उसको लेकर, कि अगर हम मंदिर को भी कहें तो उस पर भी बहुत सारे सवाल होते हैं। पर मूल बात यह है कि जिस अयोध्या का मतलब, उस तरह से मतलब क्या है,
लोगों के लिए, और लोग बिना सवाल पूछे उसमें उस जुर्म में शामिल हो रहे हैं। मेरा ये कहना है उन लोगों से, और इसलिए उनको ये सोचना चाहिए कि मैं बताऊं कि अगर 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 मैं अपने बच्चे को बताता हूँ कि ये पढ़ो, तो वो अगर पूछेगा कि क्यों, पर इसमें क्या मिला, हासिल क्या हुआ किसको, तो कोई जवाब नहीं होता। मीनाक्षी जी, एक और पहलू है, आपने जिक्र खुद किया है कि ये महज अयोध्या या बाबरी मस्जिद का सवाल नहीं है। उन दिनों भारतीय जनता पार्टी का दावा था, संघ परिवार का दावा था कि भाई हमारी मांग सिर्फ एक जो है सो कॉल्ड राम मंदिर इस तक सीमित है, और अब जो है बताया जा रहा है कि भाई 3 है। लेकिन अब 3 से ज़्यादा जो है इन लोगों की सूची बन चुकी है, और कोर्ट का जिक्र जो लोग करते हैं उसी फैसले में, जिस फैसले में वो ज़मीन जो है मस्जिद तोड़ने वालों को दी गई अयोध्या में, उस फैसले में ये साफ लिखा था कि भाई जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, जिसके चलते अब पाबंदी लग चुकी है कि आप किसी और धर्म स्थल को उसका जो एक नेचर है उसको आप बदल नहीं सकते, राइट। तो जब साफ तौर पे उस कानून को अपहोल्ड किया गया है उस फैसले में, और फिर वही कोर्ट में वही जज चंद्रचूड़ जो है उसको उस पन्ने को फाड़ देते हैं, और ज्ञानवापी का सवाल खुल जाता है। अब हम देख रहे हैं मथुरा ईदगाह का सवाल खुल गया है, संभल, धार, ये उसके लिस्ट लंबी होती जा रही बिल्कुल है। में खुल चुका तो है। जी, मुझे जी। लगता है कि हर प्रदेश में हर जिले में जो है छोटे छोटे ऐसे डिस्प्यूट्स जो है संघ परिवार इसको शुरू करेगा, या तो कर चुका है या करेगा। क्योंकि इससे ज़्यादा बेहतर पॉलिटिक्स क्या हो सकता है कि लोग अपना रोजी रोटी भूल जाएं, एम्प्लॉयमेंट के सवाल भूल जाएं, और बस मंदिर मस्जिद के झगड़े में उलझे रहें। तो ये खतरनाक जो एक पॉलिटिक्स है, इस पॉलिटिक्स को भी पुश किया जा रहा है, और इस पॉलिटिक्स को रोकने के लिए अगर हम लोग बाबरी मस्जिद में जो वहाँ पे जो अपराध हुआ, इसको हम लोगों को हम हर वक्त याद दिलाएं कि भाई ये गंदी पॉलिटिक्स की जो शुरुआत है वहाँ से आपको मिलती है। तो इसमें बल्कि मुझे लगता है कि ये ज़रूरी है कि हम इस बात को उठाएं। आपने जो ध्यान दिलाया कि जहाँ जहाँ मस्जिद मिल रही है, इस पर इंटरनेट पर एक मजाक चलता है जिसमें एक व्यक्ति है जो अपने आप को मुस्लिम दिखा रहा है उस वीडियो में, कि वो फटाफट कहता है कि घर के कागज ढूंढ लेता हूँ, पता नहीं कल यहाँ पर भी मंदिर निकल आएगा। तो बिल्कुल। चीज़ें इस कदर आम हो चुकी हैं, और जिस सांप्रदायिक भेदभाव की हम बात कर रहे हैं वो लगातार गहरा होता जा रहा है। ऐसे में जब हम देखते हैं भाजपा के ऑफिशियल हैंडल्स हैं, वो चाहे बात केवल अब बाबरी तक नहीं रही है, आप SIR भी लाते हैं तो आप उसमें आपके निशाने पे केवल मुस्लिम है। आपको जिस तरीके से हम लोगों ने एक रिपोर्ट भी की है जिसमें भाजपा ये कह रही है कि जो भी उस बैठे हैं वो सिर्फ मुस्लिम है, वो बुरी तरीके से इस्लामोफोबिया है जिस तरह की पोस्ट ऑफिशियली की जा रही हैं। बावजूद इसके ना ही कोई भी संवैधानिक संस्थाएं, ना वो प्लेटफॉर्म्स, किसी ने भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। नोबडी इज इवन बैटिंग एन आई कि इस पर किसी की आपत्ति भी हो। आप किसी से कमेंट लेने जाते हैं, आप पूछते हैं कि, तो वो इतना मेन स्ट्रीम हो चुका है कि किसी को बुरा भी लगना बंद हो चुका है। और इन सब का जेनेसिस कहीं ना कहीं उसी पॉलिटिक्स में है जो 6 दिसंबर 1992 को शुरू हुई थी। अब इसके आगे क्या रास्ता हो सकता है? हम बार बार, जैसा कि आपने बिल्कुल सही इंगित किया, कि हम कहते हैं मुसलमानों की तकलीफ क्या है, पर हम कब ये कहेंगे कि हमारे नेता जो हैं उनको क्या करना चाहिए? जो बाकी समाज है, बाकी के समुदाय हैं, वो इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, श्रुति जी का मैंने रिपोर्ट पढ़ा, और दिल्ली बीजेपी जो है ऑफिशियली ऐसे प्रोपेगेंडा को पुश कर रही है। आपको लगातार ये केवल दिल्ली बिल्कुल। बीजेपी की एक लेकिन रिपोर्ट है, आपको बाकी याद सब होगा, हैंडल्स आपने कहा हैं। कि इस पे रोक कौन लगाएगा, तो आपको याद होगा शायद कर्नाटक बीजेपी ने चुनाव के दौरान कुछ ऐसे ऑब्जेक्शनेबल मीम्स चलाए, तो बहुत कंप्लेंट के बाद वो 2-3 दिन चले एक्चुअली। उसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन मजबूर हुआ कि भाई इस पे रोक लगाने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करता है। लेकिन ये खुल्लम खुल्ला जो आप सांप्रदायिक जो है नफरत और हिंसा भी आप भड़का रहे हैं, ऑर्डिनरी कानून जो है हिंदुस्तान का लागू होता है इसमें, लेकिन कभी हमने ये नहीं देखा कि जो है केंद्र सरकार या भाजपा जो जैसे हम दिल्ली का मिसाल है, यहाँ पे तो होम मिनिस्ट्री इंचार्ज हैं, और बड़े खुल के लोग कहते हैं कि हम भेदभाव नहीं करते, ये तो हमारा ट्रू सेकुलरिज्म है, तो आप इन पे एक्शन क्यों नहीं लेते? लेकिन और ये उसी जगह हो रहा है, उसी ट्विटर पे हो रहा है जहां आप कुछ भी लिख दीजिए तो तुरंत पुलिस का कोई भी ऑफिशियल हैंडल आकर आपको बताता है कि आपकी पोस्ट ठीक नहीं है, आप इसको डिलीट कर दीजिए। ऑफिशियल हैंडल से लगातार हो रहा है। इसी से जुड़ा हुआ सवाल जो है वो SIR को लेकर है। SIR की जो पूरी प्रक्रिया है,
चुनाव आयोग इस प्रक्रिया को लगातार बता रहा है कि ये रिफॉर्म्स के लिए है, हम लोगों को जोड़ेंगे, हम इसको साफ करेंगे, जो शुचिता है उसको बनाए रखेंगे। लेकिन जब हम देखते हैं जो पार्टी सत्ता में है वो लगातार इसे एक अलग तरीके से देख रही है, जो मैंने पहले भी जिक्र किया कि घुसपैठिया। अगर इतने घुसपैठी हैं तो बिहार में जब एसआईआर हुआ तब हमारे पास क्यों किसी भी घुसपैठिए का जो सो कॉल्ड है उसका कोई आंकड़ा क्यों नहीं मिला? यहाँ तक कि एसआईआर की जो आंकड़े जितने भी चुनाव आयोग ने दिए हैं उसमें वो बता नहीं पा रहे हैं कि वो 10 नाम भी ऐसे बता दे जो विदेशी निकले हों। ये जिस तरह से चुनाव आयोग हैंड इन हैंड है, जो इधर वो बता रहा है कि नहीं नहीं ये प्रक्रिया ऐसी, लेकिन जब इस तरह की एक पार्टी जो खुद सत्ता में है ज़्यादातर राज्यों में, वो ये कहती है कि नहीं नहीं ये घुसपैठियों को निकालने की प्रक्रिया है, तो चुनाव आयोग कुछ कहने के लिए सामने नहीं आता है। ये एक तरीके से उसी चीज़ को बल नहीं देगा, उन जो आयोग की चुप्पी है उसी चीज़ को बल नहीं देगी जो भाजपा चाहती है लोग बिलीव करें, जिससे कि जो सांप्रदायिकता की फांक है और बढ़ती जाए। तो इस तरीके से एक ऑफिशियल जो चुनाव की प्रक्रिया है हमने उसे भी सांप्रदायिक बना दिया इन अ वे। हाँ, मतलब मेरे ख्याल से 92 का इसलिए बहुत निर्णायक है क्योंकि उसके बाद से जो आदमखोर जघन्यता है हमारी, खासतौर पर हिंदू समाज की, वो, और उसमें सरकार भी शामिल है, उसमें अदालतें भी शामिल हैं, उसमें सारे ये जो ऑटोनॉमस बॉडी शामिल है, साफ साफ दिख रहा है कि वो उस पूरे गेम में, और एक गेम है जिसमें वो शामिल हैं, उसमें ये भी शामिल है जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं वो भी शामिल हैं उसमें। सबके आई थिंक उसमें बहुत क्लियर इंटरेस्ट्स हैं, सबके पास बेनिफिट्स हैं उसको लेकर, वो लाभार्थी भी है इस पूरी उस चीज़ की। और ये इसलिए तब तक जारी रहेगा जब तक जो लोग इसके प्राइमरी स्टेक होल्डर हैं, खासतौर पे हिंदू पॉलिटिक्स, हिंदू ही सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, उनको उनमें कुछ वो बदलाव या कुछ वो नहीं होता तब तक। जी, इसमें एक और चीज़ जो है जो मैं पूछना चाहूँगी आप दोनों से ही, कि जब एसआईआर को लेकर सवाल किए जा रहे हैं, जब नेता प्रतिपक्ष कोई भी आरोप लगाते हैं या वो वोट चोरी को लेकर कहते हैं या वो कहते हैं कि रोल्स में गलती है या एक सर्टन वर्क को निकालने की कोशिश की जा रही है, कुछ बीएलओज ने ऐसे आरोप लगाए पिछले दिनों जब बाकी राज्यों में जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है वो चल रही थी, कि कहा गया उनके ऊपर ये दबाव था कि वो एक सर्टन समुदाय के लोगों के नाम हटाएं। ये सब जब हो रहा है और सवाल जब चुनाव आयोग से किया जा रहा है, जवाबी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं वो भाजपा की तरफ से आ रही हैं। फिर उसके बाद जब रिफॉर्म्स की संसद में बहस के लिए कहा जाता है तब सरकार कहती है कि नहीं ये तो आयोग का अपना मामला है, इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। तो ये किस तरह की दो तरफा नीति है? क्यों सरकार खुलकर सामने नहीं आ रही? इससे साफ यही जाहिर होता है ना कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग लगभग उनकी एक मिली-जुली ये एक प्रोसेस है। जी, पिछले हफ्ते जब रिजिजू साहब से पूछा गया तो बार-बार ये कहते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर सकती है। और ये तो फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस क्यों कर देखिए रहे थे? मैं इस बात को गंभीरता से कह रहा हूँ, मतलब सीरियसली पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि जितना बायस्ड चुनाव आयोग का काम रहा है पिछले 2-3 साल में और ख़ास तौर पे पिछले 1 साल में, शायद ही आपको कोई ऐसा मिसाल मिलेगा उन मुल्कों में जहाँ पे डेमोक्रेसी नाम की चीज़ ही नहीं है। मतलब कि जो इलेक्शन लॉज है, इलेक्शन रूल्स हैं, उसको जितना वायलेट करना चाहता है बीजेपी, उस पर खुला छूट है। और लेकिन आप सवाल उठाइए तो जो है इलेक्शन कमीशन या तो एक अनाप शनाप आप पे इल्ज़ाम लगाता है या आप पे डिमांड्स मारता है कि भाई आप एफिडेविट में सबूत के, मतलब जब सबूत आपके सामने पेश किया जा रहा है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई डुप्लीकेट वोटर्स जो हैं उनको आप पकड़िए, उनको उनके नाम हटाइए, ये सबूत है, आप इस पर एक्शन लीजिए। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं मुझे एफिडेविट चाहिए। और जब एक बहुत डिटेल्ड किस्म की जो है प्रेजेंटेशन नेता प्रतिपक्ष पेश करते हैं पब्लिक डोमेन में, तब आप कहते हैं कि नहीं इस पे कार्रवाई नहीं हो सकती, तो प्रोपेगेंडा, और फिर इसके खिलाफ बीजेपी जो है आपके खुल के सामने आ जाए। तो मुझे लगता है कि एसआईआर, देखिए इसके मतलब मामला कोर्ट में है, मैं चाहता हूं कि कोर्ट जल्द से जल्द इस पे फैसला सुनाए, लेकिन कोर्ट भी जो है इस मामले को खींचे जा रहा है लंबी तरीके। फाइनली ये इनफ्रक्चुअस हो जाएगा क्योंकि एफआईआर जो है जिस तेजी से किया जा रहा है तब तक जो है सुप्रीम कोर्ट इस पे अपना वर्डिक्ट दे। 11 दिसंबर तक की डेट है बिल्कुल, और बिल्कुल, आगे निपट जाएगा। बिल्कुल। अगले आने वाले जो साल में हाँ। कई राज्यों में चुनाव है, जो खास तौर पे विपक्ष शासित बिल्कुल, राज्यों में बिल्कुल। चुनाव है। तो मुझे तो लगता क्या है वो कि उद्देश्य पूरा हो चुका होगा? मतलब एम जो है, और ये पूरी तरह से शायद हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये एक चुनावी स्ट्रैटेजी से जुड़ा हुआ है। इलेक्टोरल रोल्स में जो है बहुत सारे ऐसे डुप्लीकेट नाम तो हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन खुद स्वीकार करता है कि हमारे पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जहाँ पे हम इन नामों को पकड़ सकें। इतने सारे हमने मिसाल देखे जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिहार में भी अपना जो है वोट दे रहे हैं, दिल्ली में दे रहे हैं। तो
इन चीज़ों को आप नहीं पकड़ पा रहे हो। ऊपर से आप जो है एसआईआर में पता नहीं क्या क्या हो रहा है, कौन सी चीज़ें जोड़ी, मतलब किन नामों को जोड़ा जा रहा है, किन नामों को हटाया जा रहा है, इस पे कोई पारदर्शिता नहीं है। अगर पारदर्शिता अगर थोड़ी बहुत ट्रांसपेरेंसी आती है, वो बहुत लेट आती है, आप कुछ नहीं कर पाते। तो ये मुझे लगता है एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है। और दूसरी बात की प्रोपेगेंडा जो बीजेपी का रहा है पिछले 10 साल से कि हिंदुस्तान में दीमक हैं, बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, हिंदू जो है वो ख़तरे में है। प्रधानमंत्री ने स्वयं पिछले चुनाव 2024 के चुनाव में 2-3 इंटरव्यूज़ में उनकी जो इकोनॉमिक एडवाइजरी बॉडी है उनका एक मैं समझता हूँ एक बहुत ही मिसलीडिंग डेटा उसको पेश करते हुए उन्होंने पब्लिक में जाके ये भय फैला दिया कि भाई हिंदू जो है हिंदुस्तान का कैरेक्टर बदल सकता है क्योंकि आबादी का जो अनुपात है वो बदल रहा है तेजी से, जो एकदम बेबुनियाद बात है। तो ये भय पैदा करना आम हिंदू में कि भाई तुम कहीं ना कहीं खतरे में हो सब, और तुम बेरोजगारी की फिक्र मत करो, महंगाई की फिक्र मत करो, असली फिक्र तुम्हारी ये है कि भाई तुम्हारी पहचान जो है छीनी जा रही है, वो लोग छीन रहे हैं जिनके बच्चे ज़्यादा हैं, जो घुसपैठी हैं। तो ये इस प्रोपेगेंडा को ज़्यादा जोर देने के लिए भी इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर, क्योंकि एसआईआर का इलेक्शन कमीशन ने कहाँ से रोल बनता है कि आप किसी फॉरेनर को पकड़े, और अगर आपका रोल था ही तो बिहार में कितने फॉरेनर्स को आपने पकड़े? जैसे आपने कहा 10 नाम नहीं बता पाए, शायद एक भी नाम नहीं बता पाया। उसमें उन्होंने परसेंटेज है क्योंकि बहुत सारा डेटा दिया भी नहीं गया है। आपसे जब परसेंटेज में पूछा है तो बहुत कम, बहुत ही कम परसेंटेज है। मतलब अगर कहा जाए आप लोगों के नाम में बताएं, वो मुश्किल 2 या 3 लोगों के नाम उसमें आए हैं। इसके साथ दूसरी चीज़ ये भी है कि जब एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठते हैं तब चुनाव आयोग उन सवालों की जो जवाब है उनको बिल्कुल खारिज कर देता है। इसके अलावा जितने भी जो विपक्षी नेताओं ने जो आरोप लगाए हैं उसमें ओनस सवाल उठाने वाले पर क्यों है? अगर कहीं कोई अपराध होता है, मैं पुलिस को ये बता सकती हूँ मैंने वहाँ अपराध होते देखा और इसकी जांच करने की जिम्मेदारी एजेंसी की है क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है, उसके पास संसाधन है। आपको लगा विपक्ष के नेता ने, एक पार्टी ने विपक्षी अगर एक पूरी रिसर्च कर उसने एक डेटा निकाला और कहा हमें ये गड़बड़ियाँ मिली, तो आदर्श स्वरूप में तो उन्हें ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हाँ भाई हमारा ही डेटा है, हमें लेना चाहिए। ये ओनस जो है ये सवाल उठाने वाले पे क्यों है? ये ओनस एजेंसी पर क्यों नहीं है? ये तो मेरे ख्याल से 2 चीज़ें इसमें आप कह रही हैं। एक ये कि ये टेम्पलेट नरेंद्र मोदी ने खुद सेट किया है कि वो सवालों के जवाब नहीं देंगे। उनको जो कहना है वो अपनी मन की बात या जो भी बाकी जगह से मेगाफोन उनके हाथ में, वो जो कहेंगे उनको, उनसे कोई सवाल आप नहीं कर सकते, उसका कोई जवाब नहीं देंगे। जैसे कि आप संसद में कल भी देख सकते हैं कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका जवाब कोई नहीं देता है। तो ये भी एक टेम्पलेट है, तो वो टेम्पलेट सब लोग फॉलो कर रहे हैं कि भाई आप जो सवाल हमको जो कहना हम कह रहे हैं, आप इससे काम चलाइए, और आप अगर कुछ सवाल पूछेंगे, तथ्य पूछेंगे, तो हम आपको जवाब देने के लिए कोई ऐसा बाध्य महसूस नहीं करते। और ये एक लगातार आप देख सकते हैं कि ये भी एक पैटर्न की तरह है। तो एक तो ये है, और दूसरा ये है कि ये जो पूरा जो मामला है, क्योंकि खुद ही इतना गड्ढमड है, और मतलब जानबूझ के लगभग एक तरह से ये जो ओनस, अब क्या होता है कि अब प्रूवन टिल प्रूवन गिल्टी, वो फ्लिप कर दिया गया है। तो चाहे वो एसआईआर में हो, चाहे वो बीफ को लेकर हो, चाहे वो शादियों को लेकर हो, हर जगह अब ये हो गया है कि आप पहले आपको साबित करना है कि आप जो है मासूम है, नहीं तो वो ये काम सरकार या कोर्ट्स का नहीं रह गया है। और इसमें भी ये है कि चुनाव आयोग ने जो नया नियम है, आप कहते हैं कि नहीं आप प्रूफ कीजिए, लेकिन फुटेज तो आपने डिलीट करवा दी। आप जाते हैं, आप नियम बना देते हैं कि नहीं फुटेज डिलीट होगी, और अब जब कहा जा रहा है कि भाई इतने सारे लोगों ने वोट किया है, तब हम प्रमाण भी नहीं दे सकते क्योंकि आपने प्रमाण ही नष्ट कर दिए हैं। तो एक तरीके से ये जो ग्रामीण कहावत कही जाती है कि हम मारेंगे भी और रोने भी नहीं देंगे, ये उस तरह की स्थिति, आपराधिकता है। आई थिंक जनता के साथ की जा रही आपराधिकता है हर तरह से। और संसद पे इस पर बात नहीं हो रही है। संसद पे जिस तरह से गृह मंत्री आक्रामक दिख रहे हैं, वो सिर्फ आक्रामकता सिर्फ तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आपको पूरी फुटेज सुनने की 1.5 घंटे की जरूरत नहीं, आप सिर्फ तस्वीरें देखेंगे, वो आक्रामकता आपको दिखाई पड़ती है। लेकिन वो आक्रामकता जो है वो किसी भी तरीके से, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि वो सिर्फ अपनी बात बोल दे रहे हैं, जो इधर से दूसरी तरफ से सवाल किए जा रहे हैं, यहाँ तक कि जो जनता के भी सवाल हैं उनके भी वो जवाब हमें नहीं कहीं दिखाई आपको पड़ रहे इंडिगो के जवाब नहीं मिलेंगे, आपको पहलगाम के जवाब नहीं मिलेंगे, आपको दिल्ली ब्लास्ट के जवाब नहीं, कहीं कोई जवाब बताने वाला नहीं है। गलवान का तो अभी 2-3 साल से हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि ठीक प्रॉपर जवाब चल जाए कुछ। जी, और संसद में बार बार हम उन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे एक छोटा सा जो आखिरी सवाल है कि
अगर वंदे मातरम के 150 साल पूरे हुए, जो कि जैसा कि हमारे एक रिपोर्टर ने बताया भी है कि वो भी मिसलीडिंग डेटा है कि आप 150 साल गलत साल से काउंट कर रहे हैं, जो हिस्ट्री है वो उससे पहले की है, उससे पहले लिखा गया था, ये 153वां साल होगा अगर हम सही काउंट करें। ये सब बहसें क्या इसीलिए हो रही है कि कोई राष्ट्रीय सुरक्षा पे सवाल ना पूछे, कोई ना पूछे कि राष्ट्रीय राजधानी में कैसे शहर के बीचों बीच में एक ब्लास्ट हो जाता है जिसमें लोग जान गंवा देते हैं। ये क्या वही मॉडल जो डिस्ट्रैक्शन का है ये संसद तक अब आ गया है और इसे बिल्कुल स्वीकार कर लिया गया है? देखिए, मोदी साहब ने जिस तरह से संसद के मतलब संसद सेशन से पहले इस इशू को चुना कि भाई इस पे हम अब पॉलिटिक्स का गेम खेलेंगे, बहुत सोची समझी चाल थी लोगों को ऐसे भ्रमित करने के लिए। लेकिन मैं मानता हूं कि जो डिबेट उन्होंने पुश किया कि भाई संसद में इस पे डिबेट होना चाहिए, ये जैसे फुटबॉल में कहते हैं कि सेल्फ गोल, कि आप ये हिंदी में कहावत है कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, मतलब जिन लोगों का फ्रीडम स्ट्रगल में कोई योगदान नहीं था, उस फ्रीडम स्ट्रगल का जहाँ पे लोगों ने अपनी जानें दी वंदे मातरम कह के, मतलब जैसे महुआ मोइत्रा ने मिसाल दिया, खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह खान, अपने ये राम प्रसाद बिस्मिल शहीद, अमर शहीद, तो इन तमाम लोगों ने अपनी जान गंवा दी और वो संघर्ष में शामिल थे, और ये लोग तो कहीं कहीं के जो है उस संघर्ष में शामिल नहीं थे। तो फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में किसी भी एंगल से आप आइए, वो चर्चा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं जा सकता। और मुझे मतलब मैंने बहुत सारे इंटरवेंशन सुने, मैंने सरकारी इंटरवेंशन भी सुना, मुझे नहीं लगा कि सरकार ने ये सरकार के फेवर में बात गई। ओनली ये कि डेढ़ दिन वेस्ट हुआ पार्लियामेंट का, उस 1.5 दिन के दौरान बहुत सारी चीज़ें थी जिस पे डिबेट होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। तो वो आप कह सकते हैं कि सरकार के फ़ायदे में बात गई, लेकिन जो भी डिबेट हुआ, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा मोदी साहब की बातों से या राजनाथ सिंह जी की बातों से अपने आप को कन्विंस मानेगा। जो एक बात ये भी है कि जो मीनाक्षी की ये जो पूरा एरिना है वो संसद था भी नहीं। अगर आप वहाँ देखो, वहाँ बाबरी मस्जिद बनाने की बात हो रही है बंगाल में, फिर वो एक कोई बाबा हैं जो वहाँ पे भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं और वहाँ पे एक पिटाई कर रहे हैं किसी को, पैटीज बेचने वाले को। तो ये बंगाल को ध्यान में रख के साफ साफ किया जाता हुआ साफ साफ दिखलाई पड़ रहा है। जब तमिलनाडु होगा तो वहाँ के कोई कवि को वहाँ का कुछ पकड़ा जाएगा ही। वहाँ तो इशू उठा लिया एक वहाँ पे दरगाह का, हाँ दरगाह का, फिर वहाँ की कोई एक ऐसा एक कहीं से निकाला जाएगा, वो सब तो वो उसके हिसाब से वही टेम्पलेट एक एल्गोरिदम। आप पहले कर रहे हैं। क्योंकि आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट का एक दिन तो वो हो रहा है, पर उस एक दिन का जो सोशल मीडिया जो रील्स बनेंगी, जो व्हाट्सएप पे जाएगा, जैसे कि मतलब ये बाबरी मस्जिद के साथ भी हम देख सकते हैं कि वो जो उस समय हुआ था उसका कितनी क्लिप्स हैं, मतलब नहीं मिलती, पर 2002 के बाद की देखो, उसके अभी का देखो, फिर तो वो एकदम से अब वो हर दिमाग में वो ड्रामा चल रहा है जो कहीं किसी एक टाइम स्पेस के लाइन में कहीं हो रहा, डॉट पे हो रहा होता है। तो वो एक अपने आप में समझने वाली बात है कि वो ड्रामा जिस तरह से अब ये रील बन गई तो इसको कैसे भी प्ले करेंगे। जैसे कि आप बहुत सारे मोदी जी को देख सकते हैं विदेश में, वो हर किसी से ठहा के मिल रहे होते हैं, गले लग रहे होते हैं, पर कोई क्या बोल रहे हैं ये कोई नहीं सुन रहा होता, उसका कोई सबटाइटल नहीं मिलता देश को कि है क्या वो सबटाइटल। बल्कि जब कभी ऑडियो मिलता है तो लोग अपना दिमाग लगाते हैं भाई बोल क्या रहे हैं, वो समझ नहीं आता। ये हमारा प्रधानमंत्री जो है वो बोल क्या रहा है, और जब बोल रहा है तो आपको मतलब समझ नहीं पा जाहिर तौर पे कोई गर्व का एहसास तो शायद ही होता है उस खिलंदड़पने से। कर सकते हैं कि जितना भी बचा कुचा शीतकालीन सत्र है संसद का, उसमें असल मुद्दों पे चर्चा हो और इस तरह जो जनता की उम्मीदें हैं उनके साथ में इस तरीके से अन्याय ना हो। आप दोनों शो में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।